एलसीसी क्लास में स्वागत है। मैं बीके वर्मा। आज हम 12वीं रसायन के इकाई 4 रासायनिक गतिकी के संपूर्ण चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करने वाले हैं। वैसे तो एक पाठ में पूरा होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से अधिकांश बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। आज इसमें बाकी जो शेष बच जाएगा इसके आने वाला आगे के वीडियो में हम पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक गतिकी है क्या। यह रसायन विज्ञान की वह ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर को और उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसी अध्ययन कहलाता है रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी में जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को 3 स्टेज में बांटा गया है। एक ऐसी अभिक्रिया होगा जो तीव्र अभिक्रिया होगा, मतलब उसके वेग की गणना करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसको पूरा होने में बहुत ही कम समय, लगभग 10⁻³ सेकेंड से भी कम समय लगता है। इसके अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करना संभव नहीं। दूसरा होता है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया होता है मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है पूरा होने में, जिसकी वजह से अभिक्रिया के दर को ज्ञात करना संभव नहीं। मध्यम दर अभिक्रिया जो है, मॉडरेट अभिक्रिया जो है, वह मॉडरेट रिएक्शन जो है, इसकी अभिक्रिया की दर को हम आसानी से ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के बाद उसके दर को ज्ञात करना संभव भी है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि तीव्र अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जो अति तीव्रता से संपन्न होता है, अर्थात अभिक्रिया में 10⁻³ सेकेंड से कम समय लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कराते हैं HCl के साथ में, तो बनता है NaCl, और H2। उसी प्रकार देखते हैं मंद अभिक्रिया में, तो मंद अभिक्रिया में देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, 10⁻³ से बहुत ज़्यादा समय लगता है, मतलब उसमें लगभग महीनों लग सकता है, वर्षों लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते होंगे कि जैसे लोहा में जंग लगना, ये सब मुख्य रूप से एग्जाम्पल है। मध्यम दर अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिसके दर को ज्ञात करना संभव है, मतलब उसके दर को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे H2O2, मतलब इसका होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात जल और ऑक्सीजन निकलता है। उसी प्रकार अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो जल और नाइट्रोजन गैस निकलता है। अभिक्रिया का वेग या दर, नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया का वेग या दर। एक बात तो समझिए पहले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर उसकी अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करता है। अभिकारक की क्षमता जिस क्रम से घटेगा उसी क्रम से उत्पाद की क्षमता में वृद्धि होगा। तो इसी प्रक्रिया को, मतलब इसी परिवर्तन को, अर्थात इसके सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा पर गौर करते हैं। 2 परिभाषा यहाँ लिखे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के इकाई सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहा जाता है। दूसरा परिभाषा दे लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बढ़ने की दर को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ये परिभाषा भी पूर्ण रूप से सटीक होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बढ़ने की दर को क्या बोलेंगे,
अभिक्रिया का वेग या दर कहा जाता है। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ की उत्पत्ति होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो प्रतिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहा जाता है और उत्पाद को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का फर्स्ट लेटर होता है आर, जिसका हमने प्रयोग किया समीकरण में आर, और उत्पाद में क्या होता है, उत्पाद में का फर्स्ट लेटर होता है पी, जिसका प्रयोग किया हमने पी। तो मतलब कि उत्पाद में बढ़ने की दर मतलब उस पॉजिटिव है, अभिकारक के घटने की दर क्या है, वो नेगेटिव है। इसलिए एक ही बार तो पूरा खत्म होगा नहीं, इसलिए क्या होता है कि जो अभिकारक है उसकी क्षमता में धीरे धीरे घटता है। तो जब किसी चीज़ में अल्प मात्रा में कमी होता है तो वैसी अवस्था को जानने हेतु या उसी अवस्था को प्रदर्शित करने हेतु डेरिवेटिव फंक्शन का इस्तेमाल किया था। इसलिए हमने क्या किया कि आर में d/dt का प्रयोग किया है, तो माइनस d/dt लगा दिया है, जो खास करके यह अभिकारक के घटने की दर को दिखाता है। उसी की जगह पर उत्पाद के बढ़ने की दर को मतलब पॉजिटिव के द्वारा दिखाया गया है। अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के घटने की दर अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। जैसा कि यहाँ पर से दिया हुआ है, ये अभिकारक के घटने की दर हो या उत्पाद के बढ़ने की दर हो, दोनों क्या है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। आगे का पॉइंट है औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियत समय अंतराल में अभिकारक की क्षमता में कमी या उत्पाद की क्षमता में वृद्धि को औसत वेग कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को लिमिट कर देंगे, औसत मतलब कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब एक साथ प्रतिक्रिया करेगा तो उससे प्रतिक्रिया करने के बाद जो नए वेग का निर्माण करेगा उसका औसत निकाल लेते हैं यहाँ से। उसी प्रकार जो पहले का सेंस दिया हुआ है उसी का है औसत अभिक्रिया वेग। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के इकाई किसी रासायनिक अभिक्रिया के नियत समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को औसत वेग कहा जाता है। मान लेते हैं कि प्रतिकारक आर है और उत्पाद पी हो, तो औसत वेग की परिभाषा से तो यहाँ पर मान लिया गया है अभिकारक दो प्रकार का, जैसे कि हमने बता दिया है। तो दो अभिकारक होगा, दो अभिकारक में जो अंतराल होगा मतलब कि जो सूक्ष्म परिवर्तन होगा और समय में जो सूक्ष्म परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को मान लिया गया है डेल आर या डेल टी, जबकि समय में जो परिवर्तन लिया उसका कितना हो जाएगा, डेल टी होगा या डी टी होगा। इस तरह से हम अभिक्रिया की दर को और वेग को ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया का वेग मुख्यतः 5 कारकों से प्रभावित होता है, जैसे अभिकारकों की प्रकृति पर, अभिकारकों की सांद्रण, ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति, विकिरण का प्रभाव। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के कारण अभिकारकों की प्रकृति के कारण अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। हो सकता है कि वो अभिकारक पॉजिटिव हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात उसमें सांद्रता की मात्रा ज़्यादा हो तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा और उत्प्रेरक उपस्थिति होने से तो अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसी तरह विकिरण क्या है, एक प्रकार उष्मा है, उष्मा होने की वजह से क्या होगा, अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो सकता है या उसके घटने से क्या होगा, अभिक्रिया का वेग घट भी सकता है। इस तरह से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट वन, अभिकारकों की प्रकृति। अभिक्रिया का दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात उसके बदलने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता या घटता है। उसी प्रकार ये सारी चीज़ दिया हो, समता बढ़ने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और उसके घटने से अभिक्रिया का वेग घटता है। तापमान के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और घटने से अभिक्रिया का वेग घटता है।
उत्प्रेरक के बढ़ने से बढ़ता भी है, घटता भी है, और उसका अभिक्रिया का दर स्थिर भी रहता है। आगे का पॉइंट है अभिक्रिया दर समीकरण। अभिक्रिया दर समीकरण मूल रूप से निर्भर करता है द्रव्यमान क्रिया नियम पर। द्रव्यमान क्रिया नियम मतलब अभिकारक में जो पदार्थ भाग लिया है उसके सांद्रण के मानों पर निर्भर करता है, जैसा कि नियम दिया हुआ है। नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रणों के जिनमें से प्रत्येक नियत घात से उत्पन्न होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रणों के घातांकों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, उस तरह से क्या कहलाएगा, ये द्रव्यमान क्रिया नियम। मान लेते हैं, माना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ए और बी है, अभिकारक क्रमशः ए और बी है तथा इसकी सांद्रता क्रमशः छोटी ए और छोटी बी है। तो द्रव्यमान क्रिया नियम से क्या होगा, यहाँ जो नीचे समीकरण दिया हुआ समीकरण ये प्रदर्शित करता है कि इसके आगे में जो दिया हुआ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई संख्या आगे लिखा हुआ है इसका मतलब कि उसका क्या है, उस पदार्थ का सांद्रता लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, ए क्या है, सांद्रण है। इस समीकरण देख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए टू द पावर ए, क्या कि द्रव्यमान के नियम बोलता है कि उसे घात के समानुपाती, घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दो पदार्थ दिया हुआ तो यहाँ पर से ए पावर ए और बी पावर कितना होगा, बी। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं।